सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और उसका जो है चौथा वीडियो। इसके पहले जो है 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो जो 3 वीडियोस हैं उसको आप एक बार जाकर देख लीजिए। अगर आप उन वीडियोस को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, इसको जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कहां से आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडक्शन से ला सकते हैं, रबिंग से ला सकते हैं, इंडक्शन मेथड से ला सकते हैं। कई सारे तरीके हैं किसी बॉडी पे या तो पॉजिटिव चार्ज को लाने का या तो नेगेटिव चार्ज को लाने का, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मान लेते हैं कि इस पर जो है नेगेटिव चार्ज जो है उसका क्वांटिटी कितना है, -q है। ठीक है, एक दूसरा बॉडी है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम रख लेते हैं बॉडी A और इसका नाम रख लेते हैं बॉडी B। अब जो बॉडी B है ना, उस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है और बहुत सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और उनका जो नेट चार्ज है वो क्या है, हमारा 0 है। ठीक है, जितने पॉजिटिव उतने ही क्या है हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, अब आप कूलम्ब्स के लॉ को याद करो और अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन A एंड B। ठीक है, A और B के बीच में आपको बताना है कि कितना फोर्स होगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसमें यहां पर रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 के जगह कितना आ जाएगा -q, Q2 के जगह आ जाएगा 0। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो 0 से इनटू होकर टोटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, 0 है। ठीक है, कुछ देर के लिए सही मान के चलते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे साइड पे। अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो ये क्या करेगा, थ्रू इंडक्शन इस बी बॉडी में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सबको इस तरीके से अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा और सारे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो सारे पॉजिटिव चार्ज इसके एक साइड आ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज जो है दूसरे साइड में जो है आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखो ये बॉडी और इस बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं r1 है और यहां से लेके यहां के बीच में क्या है, r2 है। अब आप बताओ क्या r1 और r2 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है क्या, r1 और r2 डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं है। मतलब ये दोनों नजदीक हैं, तो मान लेते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है 20 न्यूटन। ये थोड़ा सा दूर है तो मान लेते हैं कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, 5 न्यूटन। तो अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, 5 न्यूटन का आएगा कि नहीं। तो एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 0 है। वहीं पर दूसरे साइड हम लोग बात कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, हमारा 5 न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा बात सही है, क्या कूलम्ब्स लॉ सही है या ये जो हमने पढ़ा ये सही है। तो आंसर है कूलम्ब्स लॉ भी अपने जगह सही है और ये जो अभी मैंने आपको समझाया ये भी अपने जगह जो है क्या है, सही है। याद करो जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए जो है क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये जो बॉडीज हैं क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या, नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट चार्ज होते तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस इस तरीके से अलग अलग जो है नहीं होते। पॉइंट चार्ज कभी भी अलग अलग फॉर्मेट में कैसे डिवाइड होगा, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब इस पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ जो है नहीं लगा सकते हैं, यहां पर जो है कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है।
तो अब हमको समझ में तो आ गया कि यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा और हम लोग जो जीरो फोर्स की बात कर रहे थे वो भी नहीं होगा। तो अब ऐसा चीज है जिसके कारण से दोनों के बीच में जो है क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसका आंसर है आपका इंडक्शन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं इसको बताने का मतलब यह था कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है एप्लीकेबल होता है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये नेगेटिव चार्ज अपने चारों तरफ कुछ बनाया होगा, तभी तो ये क्या क्या पॉजिटिव चार्ज को इधर खींच लिया, नेगेटिव चार्ज को दूर कर दिया। ठीक है, कुछ अपने साइड तो फोर्स लगाया होगा ना, और ये फोर्स कैसा है, बिना कांटेक्ट का फोर्स है। ठीक है, तो बिना कांटेक्ट के कैसे फोर्स लग सकता है। जैसे अगर ये एक मार्कर है, देखो अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, ये कहां चले जाएगा, धरती में चले जाएगा, गिर जाएगा, जमीन को टच करेगा। क्यों, कैसे चला गया, क्या धरती ने इसको हाथ लगाकर ऐसा खींचा क्या, नहीं। तो यहां पर क्या किया, धरती ने जो है, अर्थ में जो है एक फोर्स लगाया इस पेन पर, और वो जो फोर्स है वो फोर्स हमारा कैसा है, कांटेक्ट लेस है। ठीक है, मतलब बिना कांटेक्ट का जो है फोर्स है। तो एक तो हम लोग फोर्स को जानते हैं, जैसे मान लो मुझे इसको ऊपर उठाना है, तो मैं हाथ में रखूंगा, ऐसे उठाऊंगा, तो ये पेन ऊपर कैसे गया, कांटेक्ट फोर्स के कारण। और जो जमीन पर मैंने जब गिराया नीचे, तो वो किसके कारण था, नॉन कांटेक्ट के कारण था। ठीक है, कांटेक्ट जो नहीं था, अनकांटेक्ट था। ठीक, तो फोर्स दो तरीके से किसी भी बॉडी पर लग सकता है, एक है हमारा कांटेक्ट फोर्स और एक है हमारा बिना कांटेक्ट का फोर्स लगता है। तो यहां पर बॉडी ए ने बॉडी बी पर जो फोर्स लगाया है वो वही बिना कांटेक्ट का जो है क्या है, फोर्स है। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि नेट फोर्स वहां पर 5 न्यूटन कैसे आया है, वहां पर बिना कांटेक्ट का फोर्स लग रहा है। मुझे वही बात आपको समझाना था कि बिना पॉइंट के भी या बिना कांटेक्ट के भी दो बॉडीज के बीच में जो है क्या लग सकता है, फोर्स लग सकता है करके। ठीक है, तो उस पर आएंगे हम लोग। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक हम लोग उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ठंडी के दिनों में क्या होता है, हम लोग पूरे घर वाले क्या करते हैं, बीच में जो है लौ को जलाते हैं, आग को जलाते हैं, और उसके चारों तरफ जो है हम लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। तो एकदम नजदीक में आग के जाएंगे तो बहुत तेज लगेगा, गर्मी लगेगा, थोड़ा दूर जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा कम लगेगा। तो जिस तरीके से आग अपने चारों तरफ एक इफेक्ट को क्रिएट करता है, जिसके कारण से हमको गर्मी लगता है, हमारा ठंडी भग जाता है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, और वही फील्ड पे कोई भी चीज जब आती है तो वो फोर्स का क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफाइन कर लेते हैं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज, एक स्पेस होता है चार्ज के अराउंड में, जहां पर हम लोग उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या कोई दूसरा जो टेस्ट चार्ज आएगा वो क्या कर सकता है, उस फोर्स को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, अब जो मैंने पुराना वाला जो आपको दो बॉडीज समझाया था, वही दो बॉडीज में जो है ये एप्लीकेबल होगा कि चार्ज अपने चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाते हैं। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आने के कारण दूसरा बॉडी जो है क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स का, वेदर इट इज अ अट्रैक्शन फोर्स और इट्स अ रिपल्सन फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स जो है हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये रहा कि ये चार्ज हमको दिखता, चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड बनता है वो हमको दिखता क्यों नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है और यह है हमारे पास सोर्स चार्ज, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, हमने बोल दिया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो फोर्स का क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन हजम नहीं हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमको दिखता क्यों नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके का है जैसे जो स्पाइडर होता है। ठीक है, स्पाइडर क्या करता है, जहां पर वो रहता है अपने चारों तरफ क्या करता है, इस तरीके से जो है
बहुत सारा जो है क्या करता है, अपने अराउंड में जो है नेट बनाता है, ठीक है। और इसके स्पाइडर के चारों तरफ के नेट में जब कोई दूसरा इंसेक्ट आता है, जैसे ये मान लेते हैं कि इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट जब ट्रेवल करते करते यहाँ पर आता है ना, तो स्पाइडर के द्वारा बनाया गया जो नेट है वो उसको दिखता नहीं है। जब वो उसको देख नहीं पाता है तो ये इंसेक्ट इस पे जाकर क्या होता है, फंस जाता है। फिर जो नेट है वो स्पाइडर को क्या करता है, मैसेज सेंड करता है कि हमारे एरिया में जो है कोई आया है। तो स्पाइडर जो है फिर से नेट के थ्रू क्या करेगा, चेक करेगा कि जो इंसेक्ट आया है वो उसके कैटेगरी का है कि दूसरे कैटेगरी का है। अगर सेम कैटेगरी का आएगा तो बोलेगा इसको कि दूर भगा दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसी घर में खुश हूं, अपने घर में दूसरे को क्यों आने देगा। तो अगर कोई दूसरा अपने कैटेगरी का ही होगा उसको क्या करेगा, भगा देगा। लेकिन दूसरे कैटेगरी का अगर होगा जो उसके खाने में काम आए तो इसको क्या करेगा, खींच लेगा और नेट इसको लपेटते लपेटते स्पाइडर के मुंह तक क्या करेंगे, ले जाएंगे। इस तरीके से एक इंसेक्ट जो होता है स्पाइडर के नेट में क्या होता है, फंस जाता है। उसी तरीके से एक चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जिस फील्ड में कोई चार्ज जब आता है ना तो वो फोर्स का क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। अट्रैक्शन फोर्स का या तो रिपल्सन फोर्स का जो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। अब ये जो अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा, उसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। सो सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q, ये Q जो है क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आया है, इसीलिए इसको हम लोग एक नाम दे देंगे और वो नाम रहेगा हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो टेस्ट चार्ज हमारा वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स को जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पर एक सोर्स चार्ज है Q, इसने अपने चारों तरफ क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाया। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, उसके लिए हम लोगों ने जो है क्या किया, एक जो है एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो चार्ज है हमारा उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। स्ट्रांग और वीक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बताता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो Q चार्ज है अपने चारों तरफ अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो जब एक चार्ज आएगा तो कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का लगेगा। जब दो चार्ज आएगा तो कितने न्यूटन का लगेगा, 20 न्यूटन का, 10 मिला के 20 हो जाएगा। जब 3 चार्ज आएगा तो कितने का लगेगा, 30 न्यूटन का लगेगा। तो उसी तरीके से अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं क्या, कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, जितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे इंटेंसिटी कितने का था सोर्स चार्ज के द्वारा, 10 का, तो एक चार्ज आया तो 1 into 10, दो चार्ज आया तो 2 into 10, 3 आया तो 3 into 10। तो 10 क्या है, इंटेंसिटी है, और 1 2 3 क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है। तो कोई भी टेस्ट चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है जहां पर इंटेंसिटी E है, वहां पर वो कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, Q into E। इस फोर्स का वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अगर आता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या करता है, फील करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वो जो चार्ज अपने चारों तरफ जो एक फील्ड क्रिएट करता है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, उसको जानने के लिए हम लोग एक नई क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यह बताता है कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ कितना स्ट्रांग या कितना वीक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पर इंटेंसिटी E है, वहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज आता है तो वो कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, Q into E फोर्स का क्या करता है, वो एक्सपीरियंस जो है करता है। अब अगर यहां से मैं E को अगर डिफाइन करना चाहूं या E का डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, F अपॉन में Q लिख सकता हूं। अब अगर इसमें
Q इज इक्वल टू सपोज 1 कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू F। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स ही होता है जब हमारा एक यूनिट का टेस्ट चार्ज है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है आता है। तो यहां से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो E is the amount of force experienced by a one unit charge। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक तरीके का फोर्स ही होता है जो पर यूनिट चार्ज या एक यूनिट चार्ज जो है क्या करता है, एक्सपीरियंस जो है करता है। तो यहां से Q को हमने जब 1 रख दिया तो 1 यूनिट का चार्ज जितना फोर्स जो है लगाता है, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हो जाता है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमें कोई नई क्वांटिटी मिलेगी तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि उसका क्वांटिटी का नेचर कैसा है, क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है। तो देखो फोर्स हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी जो है हो जाएगा। तो पहला चीज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसका यूनिट क्या है। तो इसका यूनिट क्या है, देखो E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम। इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ये हो गया हमारा। तीसरा हम लोग देखेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, सो देखो न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL t टू द पावर -2। याद है कि नहीं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब क्या हो जाएगा m, एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और ये वेलोसिटी हमारे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे नापेंगे, l से, l t की पावर -2। ये हो जाएगा हमारा इसका न्यूटन का। ठीक, फिर कूलम, कूलम का क्या होता है, याद करो, कूलम का होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। I का मतलब हो जाएगा एम्पियर, T का मतलब हो जाएगा ये। ठीक, तो ये यहां से हो जाएगा m l t की पावर -2, ऊपर जाएंगे तो a की पावर -1 और t की पावर कितना हो जाएगा, -1। ये दोनों ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये -t1 और माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे t। सो m l a की पावर -1 t की पावर -3। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो भी पॉइंट चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है वो भी हमारे पास जो है क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलम्स लॉ लगा सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है यस, हम लोग कूलम्स लॉ जो है उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ इस पर जो है हम लोग लगा सकते हैं, इसको याद रखना ना, अभी हम लोग यूज करेंगे। सो according to Coulomb's law, force between capital Q and small q is given by 1 upon 4 pi epsilon naught q into q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है हमारा r स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास ऑलरेडी F इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू E। ये भी हमारे पास फोर्स है और ये भी हमारे पास फोर्स है। ठीक है, तो देखो ये फोर्स क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में है। तो अगर आपको चार्ज पता है, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी पता है, तो आप फोर्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यह फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको दोनों चार्ज पता होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होगा, तब ये यूज कर सकते हैं। सो दोनों के दोनों फॉर्मूले ही जो है एक ही टेस्ट चार्ज पर लग रहे हैं, इसीलिए हम लोग दोनों के फोर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हो जाएगा Q इंटू E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। तो दोनों साइड से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर।
जिसकी शुरुआत हमने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ जो है क्या होता है, कितना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है, हम इस फॉर्मूले से जो है निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तो सिर्फ हमारे लिए किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। लेकिन हमारे घर में जो बिजली आती है, जो बड़े बड़े जगहों पर जो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, वहां पर तो पॉइंट चार्ज नहीं होता है, वहां पर तो ग्रुप ऑफ चार्जेस होते हैं। तो वहां पर कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, तो आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो हम लोग तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। एक है हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक है हमारा एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है हमारा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला देखते हैं हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सपोज हमारे पास क्या है, एक बहुत लंबा इस तरीके से जो है क्या है, वायर है। ठीक है, इस वायर में हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों में से कोई एक चार्ज लाकर इसको हमने दे दिया। जैसे हमारे घरों में जो बिजली आती है, हमारे घरों में बिजली कैसे आती है, पावर हाउस जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहां से चार्जेस को भर दिया जाता है, और ये लंबे लंबे तारों से जो है क्या होता है, हमारे घर तक जो है चार्जेस पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश भी पहुंच सकता है, मध्य प्रदेश से राजस्थान भी पहुंच सकता है। जितना लंबा तार जाएगा उतना लंबा चार्ज जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो हमारे पास इतना लंबा जो वायर है इसमें चार्ज कितना है, क्योंकि अगर हमको चार्ज पता चल गया कितना चार्ज है तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा, ये भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना क्रिएट करेगा वो भी हम लोग पता लगा लेंगे। तो पहले तो हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग इतने लंबे लंबे वायर पे कितने टोटल चार्ज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट पर जो है कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जितना लंबा वायर होगा उससे इंटू कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है हमारा वो है 10 कूलम। तो अगर मैं बोलूंगा कि एक यूनिट पर 10 कूलम है तो बचाओ 50 यूनिट लंबे तार पर जो है कितना होगा, तो आप क्या करोगे 50 इंटू 10, मतलब आप बोलोगे कि सर 500 कूलम का चार्ज है। तो अगर पर यूनिट हमको पता चल गया तो हम लोग पूरा कितने भी लंबा तार हो उसका चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जब चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक लंबा वायर है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, इसको हमने कहीं से चार्ज लाकर जो है दिया। अब चार्ज जो है इस पर क्या होगा, इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करिए। किसी भी बॉडी पे जैसे ये तार है, तार पे अगर हम लोग चार्ज दे देंगे तो ये चार्ज जो है इस तरीके से जो है डिसिप्लिन होकर जो है इक्वल डिस्टेंस पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो इकट्ठा एक साथ क्यों नहीं रहते हैं? ठीक है, तो देखो ये एक दूसरे को तो रिपल भी करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये रिपल करके भागते क्यों नहीं है? तो आगे क्या है, तार जहां पे खत्म होता है उसके आगे क्या चालू हो जाता है, एयर। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव भागना तो चाहते हैं, कहां भागना चाहते हैं, इन्फिनिट, जितना लंबा तार होगा उतना दूर ये भागना चाहते हैं। लेकिन अभी ये वायर कितना है, ऊपर और नीचे एयर है, तो इनको मजबूरी है कि इनको इसी कंडक्टर के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये इस वायर को छोड़कर जो है नहीं जा सकते। तो एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि ये इसी में क्यों रहेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे लेफ्ट राइट क्या है, एयर है, और एयर में जो है ये जा नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे चार्जेस आपस में टसल करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से कि मैं यहां बैठूंगा, मैं यहां बैठूंगा, मैं यहां बैठूंगा करके। फिर सारे चार्जेस आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग क्या करें, इक्वल डिस्टेंस पर सबको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और हर एक चार्ज पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा, रिपल्शन फोर्स, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस चार्ज पर ऊपर और नीचे से लगने वाला रिपल्सन फोर्स, इस चार्ज पर लगने वाला ऊपर और नीचे से रिपल्सन फोर्स, सारे चार्जेस पर ऊपर और नीचे से लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा।
तो ड्यू टू रिपल्सन ये क्या करते हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर जो है क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, आपको वाइवा में मान लो क्वेश्चन मिलता है कि एक हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी पे हमने क्या किया, सेंटर में जो है छेद करके जो है इसमें 1000 चार्जेस को हमने भर दिया। तो वो जो 1000 चार्जेस है वो सेंटर पर क्यों नहीं रहते हैं, वो सरफेस पर जो है क्यों आ जाते हैं। इसका आंसर है रिपल्सन। सब आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं और हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो वो दूर भाग पाएंगे कहां तक, अगर आपने अंदर में चार्ज को भरा है तो मैक्सिमम कहां तक भाग पाएंगे, सरफेस तक। सरफेस के आगे क्यों नहीं जा पाएंगे, फिर से एयर है भाई, तो फिर से जब एयर है तो जा नहीं सकते, इसीलिए सरफेस पर आकर वो क्या हो जाएंगे, इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कंडक्टर है हमारे पास, इसमें चार्ज जो है इक्वल डिस्टेंस पर क्या होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक, अब हम लोगों को ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इंटेंसिटी कितना बनाएगा, वो हमको जानना है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें मालूम है, लेकिन हमारे पास यहाँ तो पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत लंबा है। तो अब हम लोग लेंगे मैथमेटिक्स का हेल्प लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, जो कि इससे क्या है, R डिस्टेंस पर है, और इस लंबे कंडक्टर पर हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा पॉइंट जो है हमने कंसिडर किया dl, जो कि ऑलमोस्ट क्या है, पॉइंट के बराबर है। सो कंसिडर अ लेंथ, consider a length dl on long conductor which is almost a point। ठीक है, dl जो हमने कंसिडर किया वो dl हमारे क्या है, बहुत ही जो है क्या है, छोटा सा जगह है, और उस छोटे से जगह के कारण Q पर जो है कितना चार्ज लगेगा, वो मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। अगर हमें एक पॉइंट के कारण पता चल गया तो ऐसे इस कंडक्टर को हम लोग बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना लगेगा, सबको आपस में जोड़ देंगे, तो पूरा कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे और जिसका नाम है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो भी होगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे लैम्डा, क्योंकि कोई भी कंडक्टर हो उसके 1 मीटर में कितना चार्ज होगा उसको निकालना बहुत ज्यादा आसान है। तो आप समझ लीजिए कि लैम्डा जो है हमको क्या बता रहा है कि पर यूनिट लेंथ पर जो है कितना चार्ज है। ठीक है, सो हमने क्या किया, उस कंडक्टर पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया dl, और उससे r डिस्टेंस पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख लिया। अब हम लोगों को पता करना है कि इस पूरे कंडक्टर का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पर लगेगा Q पर, कितना वो फोर्स पर जो है क्या करेगा, एक्सपीरियंस जो है करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन dl पर कितना चार्ज होगा, तो आंसर है लैम्डा इंटू dl। होगा कि नहीं होगा, लैम्डा क्या है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है, और dl क्या है, बहुत छोटा सा, मतलब जैसे मान लेते हैं कि 1 यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो 20 है, और हमने जो dl लिया है वो 1/10 सेंटीमीटर है, तो dl पर कितना चार्ज हो जाएगा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से 2 यूनिट करके। तो उसी तरीके से चार्ज ऑन जो dl है वो बहुत छोटा है, जो कि dq के बराबर है, और dq हम लोग कैसे निकालेंगे, लैम्डा इंटू लेंथ करके। तो ये मिल गया हमें dl पर लेंथ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं ड्यू टू dq। सिंस हमारा dq बहुत छोटा है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ड्यू टू dq चार्ज de इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, de। अब वो de कितना होगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, क्योंकि चार्ज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा लगेगा, तो यहां पर हम लोग ये वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे जो हमने निकाला था। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारे पास कितना है dq, और डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर। ठीक, अब अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस कंडक्टर के कारण, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। सो टोटल E
ड्यू टू कंडक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में r स्क्वायर। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dq की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dl अपॉन में r स्क्वायर। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मान लेते हैं कि कितना है, E है। तो हमको क्या मिल गया, देखो E इज इक्वल टू लैम्डा क्या है, पर यूनिट चार्ज। ये भी तो कांस्टेंट रहेगा ना, जैसे 1 मीटर पे 10 यूनिट का चार्ज है तो 2 मीटर पर कितना होगा, 20 होगा। तो लैम्डा भी आपका कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या बचेगा आपका, dl अपॉन में r स्क्वायर। तो ये है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो कि है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dl अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। चार्ज तीन ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं ना, या तो लीनियर, या तो सरफेस में, या तो वॉल्यूम में। ठीक है, सो दूसरा है हमारा एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बड़े बड़े जो सीट्स होते हैं, ठीक है, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सो सपोज हमारे पास एक इस तरीके का सीट है और जिसमें बहुत सारे जो है क्या है, इस तरीके से चार्जेस जो है भरे पड़े हैं। ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस करेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस तरीके से लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ पढ़ा था, उसी तरीके से यहां पर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, जो कि बराबर है किसके, सिग्मा के। क्योंकि एक यूनिट स्क्वायर पर कितना चार्ज होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़े चीज का कैलकुलेशन कर पाना डिफिकल्ट है। तो हम एक छोटे से एरिया पे कितना चार्ज होगा वो निकाल लेंगे, जो कि लैम्डा के बराबर डी सिग्मा के बराबर है, और पहले वाले जैसा फिर से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक बहुत छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं जो कि ऑलमोस्ट पॉइंट के बराबर है, और उसका नाम हमने क्या रख दिया, ds। तो फिर से लिख लेते हैं, ds is a very small area on surface equals to point। ठीक है, पॉइंट्स के इक्वल है। अब वहां पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन ds इज इक्वल टू, कंसिडर कर लेते हैं dq, और ये कितना आएगा, dq इज इक्वल टू एक यूनिट पर चार्ज कितना है, सिग्मा, और हमारा एरिया कितना है, ds। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। अब फिर आगे करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq। अब ये जो छोटा सा dq है जो कि ds एरिया पर है, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो आंसर है स्मॉल d। छोटा है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में r स्क्वायर, r डिस्टेंस है। ठीक, अब अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और dq की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ds, और ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर कितना आ जाएगा, E 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से आपका कांस्टेंट हो गया, सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। सिग्मा भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक यूनिट एरिया पर जितना चार्ज है उतना तो सभी जगह पर होगा ना। सो ये हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने एरियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हमने किया है। अब एक तीसरा और लास्ट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पर चलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, वो है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट है हमारा तीसरा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूमेट्रिक मतलब
सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के अंदर में इस तरीके से चार्जेस क्या हैं, हर तरफ जो है क्या है, भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा जगह है, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है। हमको देखना है कि ये जो स्फीयर है वो टेस्ट चार्ज पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाता है, ठीक है। सो यहाँ पर फिर से हम लोग एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करते हैं dv, जो कि ऑलमोस्ट क्या है, पॉइंट के बराबर है। और यहाँ पर भी हम लोग फिर से क्या निकाल लेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम लोग मान लेते हैं रो है, ठीक है। रो मतलब क्या है, चार्ज एक यूनिट पर, एक यूनिट वॉल्यूम पर जो भी है, ठीक है। तो फिर से आप लिख देना, कंसिडर dv is a very small area almost equals to 0 and charge on dv is equal to क्या होगा, dq, और dq हमारा कितना हो जाएगा, रो इंटू dv हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ड्यू टू dq इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, dE, सो dE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा dq अपॉन में r स्क्वायर। जब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा तो आप दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, dq के जगह क्या आ जाएगा, रो इंटू dv अपॉन में r स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा dv अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन में याद है जो भी कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया, रो कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया, बाकी जो बचा वो हमारा अंदर में ही जो है रहेगा। तो ये रहे हमारे तीन तरीके के चार्जेस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन। पहला था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा था एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा क्या था हमारा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वहां पर वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसका फॉर्मूला पढ़ा, कितना फोर्स लगेगा Q इंटू E, और कूलम्ब्स लॉ से फिर फोर्स पढ़ा हमने, ठीक। फिर उसके बाद ये सब जितना भी चीज था ये सब पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो वो अलग अलग तरीके किसी पॉइंट पर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकती हैं, जैसे लीनियर कितना लगाएगा, वॉल्यूमेट्रिक कितना लगाएगा, सरफेस कितना लगाएगा, उसका हमने डेरिवेशन जो है सीखा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं थोड़ा सा इसको स्लो करूं और आपको और अच्छे से जो है समझाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।